एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वॉर। हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर कर रहे थे सीरीज में, जिसके अंदर हम लोग आज इस वीडियो में एंग्लो मराठा वॉर को कवर करेंगे। देखेंगे किस तरीके से मुगल अंपायर के बाद मराठाज इंडिया में बहुत बड़ी एक पावर उभर के आती हैं। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से मराठा पूरे के पूरे पुणे से लेकर के लाहौर तक एक्सपैंड करती है, साथ साथ इनका फिर बाद में किस तरीके से डिक्लाइन होता है। ठीक है, इनमें किस तरीके से ब्रिटिश का इंटरफेरेंस होता है, ब्रिटिश के साथ इनका वॉर होता है। बहुत कुछ आज वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं आने वाली वीडियोस की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मराठा अंपायर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि मराठा अंपायर जो था मुगल के बाद इतना बड़ा अंपायर हुआ। ठीक है, तो क्या क्या इसकी खूबियां रही, किस तरीके से मराठा अंपायर हुआ, और उसके बाद फिर पेशवास के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग आएंगे एंग्लो मराठा वॉर पे। ठीक है, मुगल अंपायर जो था जैसे कि डिक्लाइन हो रहा था धीरे धीरे औरंगजेब के बाद। उसके बाद मुगल के औरंगजेब के बाद जितने भी हुए मुगल के शासक, उनमें उतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी, और जो औरंगजेब की पॉलिसीज थी उन सब की वजह से ही कहीं ना कहीं मराठा अंपायर इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया, इतना ज़्यादा राइज होकर के ऊपर आया। ठीक है, मराठा अंपायर की बात कर रहे थे हम लोग। तो मराठा अंपायर जो है ना, कहा जाता है कि मुगल के बाद इंडिया में सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर हुए वो हुए मराठाज। ठीक है, मराठाज जो थे ना, मराठाज कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र से लेकर लाहौर तक एक्सपैंड कर चुके थे। ठीक है, ये एक्सपैंड कर चुके थे लाहौर तक। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर क्या होता कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ना होता, ठीक है, 1761 में, तो मराठास इतने बड़े प्रोमिनेंट रूलर बनने वाले थे कि वो मुगल का जगह लेकर के नॉर्थ इंडिया पे भी रूल करते। ठीक है, बट 1761 में क्या होता है कि पानीपत होता है, बैटल ऑफ पानीपत होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसके अंदर मराठास हार जाते हैं। बेसिकली मराठास हारते भी नहीं, मराठास जो है नहीं हारते, क्योंकि मराठास की अगर जट या फिर सिख या फिर रोहिलियाज ये अगर हेल्प कर देते तो मराठास नहीं हारते। ठीक है, इनफैक्ट तो रोहिलियाज ने तो क्या किया था कि वो तो जाकर के डायरेक्ट मिल गए थे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो मराठास जो हार गए। मराठास जो थे इतने बड़े अंपायर इनका जो क्रिएट हुआ था, ये पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से लेकर के लाहौर तक, आप समझ सकते हैं। आइए मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए मैप है। ठीक है, मैप पे आप देख सकते हैं, ये रहा मुगल्स का, ठीक है, ये रहा मुगल्स का, और ये निज़ाम का है हैदराबाद, ठीक है, और मैसूर नीचे में। ठीक, और ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा टेरिटरी, ये पूरा का पूरा क्या है, मराठा अंपायर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मराठा अंपायर एक्सपैंड हो चुका था। और ये एक्सपेंशन जो है कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि इनको मुगल्स के बाद सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रूलर कहा गया इंडिया में। ठीक है, मुगल्स एक्सपैंड किए थे ऑब्वियसली, बट उनका डिक्लाइन हो रहा था। जैसे जैसे मुगल का डिक्लाइन हो रहा था, मराठाज अंपायर एक्सपैंड हो रही थी। मराठा अंपायर एक्सपैंड तब तक हुई जब तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाने के बाद मराठाज खत्म से हो गए, ऐसा नहीं हुआ। माधवराव आए, उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी की पूरी पावर को, मराठा पावर को फिर से रीगेन किया और फिर से एक्सपेंशन किया। बट इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ कि अब जो वो नॉर्थ इंडिया पे भी राज कर सके। बेसिकली क्या था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये जरूर डिसाइड कर दिया था कि इंडिया पे कौन रूल करेगा, ये डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर डिसाइड हो गया था कौन रूल नहीं करेगा। ठीक है, तो मराठास का नॉर्थ इंडिया पे तो अब रूल नहीं करने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया। ठीक है, जब किंग शाहू थे 1707 में, ठीक है, 1707 में शाहू महाराज आए। ठीक है, तो 1707 में, ठीक है, तो इनके बाद आए बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, 1707 में शाहू जी आए, और उसके बाद आते हैं 1713 में। ठीक है, 1713 में आते हैं बालाजी विश्वनाथ। ठीक, बालाजी विश्वनाथ आते हैं, ये क्या करते हैं कि ये क्रिएट करते हैं एक नया पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट जो होता है वो पेशवा का पोस्ट होता है।
किसी का पोस्ट होता है? पेशवा का। ये पेशवा क्या है? तो पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है। जैसे कि ऊपर में एक किंग होंगे, किंग के नीचे जो होंगे एक पेशवा होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, पूरा का पूरा अंपायर वो देखेंगे। ठीक है, पूरा अंपायर देखने का जिम्मा जो होगा वो पेशवा का होगा। किंग जो होगा उनको रिपोर्ट करेगा पेशवा। ठीक है, अब देखिएगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट जो पेशवा होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ होते हैं। उसके बाद सेकंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो होता है वो बाजीराव फर्स्ट होता है। वो रूलर मतलब किंग नहीं बनेगा, वो पेशवा ही रहेगा। ठीक है, सब कुछ वो देख रेख करेगा, लेकिन रिपोर्ट करेगा किंग साहू को। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, नाम बहुत ही फेमस है, इस पे एक मूवी भी आई है बाजीराव मस्तानी, आपने देखी होगी। बाजीराव जो फर्स्ट आते हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये एक नया सिस्टम लेके आते हैं। जैसा बालाजी विश्वनाथ ने एक पोस्ट क्रिएट किया था, इन्होंने पूरा सिस्टम ही नया लेके आए। इन्होंने एक नया सिस्टम लाया सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ही है मराठा कॉन्फेडरेसी। ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी के अंडर में क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे मराठा चीफ्स होंगे वो अपनी अपनी जगह में क्या करेंगे कि काम करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी जगह में वो रूलर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन रिपोर्ट करेंगे पेशवा को, और पेशवा रिपोर्ट करेगा किंग साहू को। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली देखते हैं हम एक फ्लो चार्ट की तरह। देखिए ये ऐसा इस टाइप से मराठा कॉन्फेडरेसी काम करेगा। यहाँ होगा पेशवा पूना में। ठीक है, होलकर्स इंदौर के, ये सब मराठा चीफ्स हैं। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर के हो गए, गायकवाड्स हो गए बड़ौदा के, और फिर पवार धार के हो गए, फिर भोसले नागपुर के। ये सब छोटे छोटे जो हो गए ये चीफ्स हो गए, मराठा चीफ्स। ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट करेंगे ये रिपोर्ट करेंगे पेशवा को। ठीक है, ये रिपोर्ट करेंगे पेशवा को, और पेशवा रिपोर्ट करेगा किंग साहू को। ठीक है, पेशवा रिपोर्ट करेगा किंग साहू को। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बाजीराव फर्स्ट है इन्होंने क्या किया कि मराठा कॉन्फेडरेसी बना दी। मराठा कॉन्फेडरेसी बनाने का भी रीज़न ये था कि क्या हो रहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण, पेशवा क्या थे, ब्राह्मण थे, और बहुत सारे रूलर्स थे क्षत्रिय थे, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसकी वजह से वो भी इंडिपेंडेंट फील करें, दैट्स वाई, और ये भी इंडिपेंडेंट फील करें पेशवा की। क्योंकि पेशवा क्या था, पेशवा की जो पोस्ट थी वो थी हिरार्की थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेशवा अगर कोई बन गया तो मेरिट बेस्ड पे नहीं बनेगा, वो उनका खानदान ही चलेगा। अब वो हुए पेशवा बाजीराव हो गए तो उनके जो बेटे होंगे वो बनेंगे, फिर उनके बाद उनके बेटे होंगे तो वैसे बनेंगे। ठीक है, तो जो सिस्टम होगा, तो इस वजह से क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया कि मराठा कॉन्फेडरेसी करा दी कि जितने भी रूलर्स होंगे अब वो अपना पूरा फैमिली वाइज चला सकते हैं। जितने भी मराठा चीफ्स होंगे उनकी अपनी फैमिली चलेगी अपने एरिया में। ठीक है, जैसे मान लीजिए होलकर से इंदौर में, तो उनका बेटा फिर वहाँ का चीफ बनेगा, मराठा चीफ बनेगा, तो उनको भी एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह फील आएगी, और पेशवा रहेगा उनको भी अपना इंडिपेंडेंट करने में, इंडिपेंडेंट जो होगी पोस्ट को भरने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा सिस्टम को बदल दिया। ठीक है, सिस्टम को बदल दिया, इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इनका काम चल रहा है, इनका एक्सपेंशन बहुत बड़ा। ठीक है, एक्सपेंशन बहुत बढ़ता है, तो बाजीराव जो फर्स्ट आते हैं ये तो कर देते हैं, चलो भाई सिस्टम, नया सिस्टम आ गया। ठीक, उसके बाद सिस्टम जो है 1740 में भी चलता है। 1740 में क्या होता है, देखो सबसे पहले था कि बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पेशवा हो गए, चलो इन्होंने पोस्ट क्रिएट कर दिया। बाजीराव इन्होंने पूरा का पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी ले आए। ठीक है, बालाजी आए उस टाइम तक ही वैसे ही चला 1740 में। 1740 का 61 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, वो हुआ बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली से ये हार जाते हैं मराठास। बहुत बड़ा सेटबैक लगता है मराठास के एक्सपेंशन को। ठीक है, बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। अब इस सेटबैक जो है इनको ठीक करने के लिए माधव राव आते हैं। ठीक है, माधव राव जो होते हैं 1761 में आते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। माधव राव बेसिकली क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो इनका मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन रुक सा गया था उसको फिर से रीगेन करते हैं पावर, और पावर को रीगेन करके फिर से ये पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं जैसे मराठास की पावर थी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिएगा। अब माधव राव तो अपना काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि माधव राव की 1772 में मौत हो जाती है। कैसे होती है, इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है, इनको बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है माधव राव को 1772 में, तो ट्यूबरक्लोसिस से चलिए भाई ये मर जाते हैं। ठीक है, अब इनके मरने के बाद, ठीक, इनके मरने के बाद इनकी जगह लेते हैं
नारायण राव। ठीक, नारायण राव सक्सीड करते हैं 5th पेशवा बन करके। नारायण राव क्या बनते हैं? 5th पेशवा। ठीक है, लेकिन समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंगली, नारायण राव जैसे ही बनते हैं तो नारायण राव को उनके जो एक अंकल होते हैं जिनका नाम होता है रघुनाथ राव। अब यहीं से पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है रघुनाथ राव से। ठीक है, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंगली, रघुनाथ राव से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। नारायण राव तो अब बन गए, ठीक, 1772 में, क्योंकि माधव राव की मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब नारायण राव क्या होते हैं कि ये पसंद नहीं आते हैं उनको, उनके अंकल को। ठीक है, रघुनाथ राव को कि नारायण राव क्यों बना, हमें बनना है, वो उसको मरवा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि मरवा देते। अब जो मारने मुरने की बात आ जाए तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब सिस्टम आपका सेंट्रलाइज सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अब रघुनाथ राव ने मरवा दिया, ये बात सबको पता चल गई कि नारायण राव को रघुनाथ राव ने मरवा दिया। मरवाने के बाद ये खुद बैठ जाते हैं पेशवा की गद्दी पर। अब पेशवा की गद्दी पे बैठ चुके हैं रघुनाथ राव जो कि अंकल हैं। बट बेसिकली अगर नारायण राव अगर मर गए थे तो नारायण राव उनको मरवा ही दिया गया तो उनकी जगह पर उनका बेटा बैठता। लेकिन बैठ गया कौन? तो बैठ गए नेक्स्ट पेशवा बन करके वहां बैठ गए तो रघुनाथ राव। ठीक है, नारायण राव की जो वाइफ होती है, विडो होती है, वो बर्थ देती है और अपने बेटे को। ठीक है, अपने हस्बैंड के मरने के बाद। ठीक है, नारायण राव की जो पत्नी होती है उनका नाम रहता है गंगाबाई, याद रखिएगा, उनकी जो पत्नी रहती है उनका नाम रहता है गंगाबाई। ठीक है, अब क्या होता है कि उनके मरने के बाद अब गंगाबाई ने क्या किया कि जन्म दिया के बेटे को। ठीक, गंगाबाई ने जन्म दिया तो अब जितने भी चीफ्स होते हैं ना, मराठा चीफ्स, 12 मराठा चीफ्स थे, उनको बाड़ा भाई कहा जाता है। ठीक है, उनके जो लीडर्स थे उनका नाम था नाना फडणवीस। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिएगा डिटेल में। उनके मन में यह आता है, जो 12 भाई के जो चीफ्स होते हैं नाना फडणवीस, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि रघुनाथ राव जो है, अब देखिए क्या है कि सेंट्रल सिस्टम तभी वर्क करता है जब आपके सब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है किसी भी सेंट्रल सिस्टम का। पेशवा था, आपको मैंने बताया, पेशवा जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की तरह, और नीचे जो है जितने भी हो गए मराठा चीफ्स हो गए, तो वो रिपोर्ट करते हैं आपको। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू ही नहीं देंगे, आपकी पोजीशन की कोई वैल्यू ही उनके पास नहीं रहेगी, तो आपके रहने और ना रहने से कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, तो रघुनाथ राव बेसिकली क्या है, पेशवा बन तो जाते हैं, लेकिन पेशवा होने पर उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है इन 12 भाइयों से। ठीक है, मराठा चीफ्स जो हो गए उसके अंदर नाना फडणवीस हो गए। ठीक है, उनके जो चीफ्स हो गए नाना फडणवीस, वो एफर्ट लगाते हैं कि जो इन्फेंट है, जो बच्चा जो हुआ है गंगाबाई का या फिर नारायण राव का, वो नया पेशवा बने। ठीक है, नया पेशवा बने, इस बात के लिए वो सपोर्ट बिल्कुल भी करना बंद कर देते हैं रघुनाथ राव को। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अब देखिए यहीं से प्रॉब्लम एंट्री होगी ब्रिटिश की। तो ये बात तब रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हम बैठे हैं और ये लोग रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहे, इनको अब किसी भी तरीके से मनवाना पड़ेगा अपना बात कि हम ही पेशवा हैं, हमारी बात मानो। ठीक है, तो अब क्या था कि 12 भाई में बहुत ज़्यादा एकता थी, तो उसके अगेंस्ट में ये अकेले लड़े, ये तो कुछ होने वाला है नहीं। इनको चाहिए थी मदद चाहिए थी। मदद के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि उनकी टक्कर का ही तो कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे और ब्रिटिशर्स के पास जाकर के ये ट्रीटी साइन करेंगे, ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, समझिएगा। तो रघुनाथ राव क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन, उनका पोजीशन का तो कोई वैल्यू दे नहीं रहा था, ये चले जाते हैं हेल्प के लिए इंग्लिश के पास। ठीक है, बॉम्बे में, और साइन कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत जब ये साइन करते हैं, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, जो नारायण राव के जो बेटे हुए उनका नाम सवई रखा गया, सवई माधव राव। ठीक है, तो आगे उसकी चर्चा करेंगे, बाद में वो बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब रघुनाथ राव चले गए बॉम्बे जाकर के इंग्लिश के साथ ट्रीटी साइन कर लिया, ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है,
ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं। अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंगली, तो फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ, उसमें जाकर के वो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या रहता है, तो इस देखिए सूरत साइन करने का इनका एक ही मकसद होता है कि ब्रिटिशर्स से हेल्प लेने गए थे, ठीक है, कि मुझे हेल्प कीजिए, हम पेशवा के पोस्ट पे बने रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हम ये लोग जो बड़ा भाई हैं और नाना फडणवीस जो हैं हमको हटा दें, ठीक है, क्योंकि नारायण राव को ये मार करके आए थे तो मेंटेन करना चाहते थे अपनी पोस्ट को। तो गए जा करके उनसे मांगा मदद, चलो ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे आपकी, चलिए छोटा सा ट्रीटी साइन कर लीजिए। तो ट्रीटी साइन ये हो गया, सूरत हो गया, ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत क्या था कि रघुनाथ राव पेशवा बने थे, तो उन्होंने क्या बोला कि सैलसट और बसीन ये दो जो जगह हैं, ये टेरिटरीज, ये हम इंग्लिश को दे देते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश को हम आपको दे देंगे, सैलसट और बसेन, उस और साथ में कुछ पोर्शन भी दे देंगे आपको रेवेन्यू का, सूरत का और भरूच डिस्ट्रिक्ट का, ठीक। ये इनकी तरफ से, रघुनाथ राव की तरफ से। बदले में इंग्लिश ने क्या बोला कि हम आपको 2500 सोल्जर्स दे देंगे, जो सोल्जर आपके वहाँ हमेशा रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आप उसका जैसे मन जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ सूरत हो गई, तो भाई ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाने के बाद रघुनाथ राव अपना बहुत ठीक है, चलो भाई अपना मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसी समय क्या हुआ था कि बंगाल में आई थी चार्टर एक्ट, ठीक है। अब ब्रिटिश काउंसिल जो होती है ना, ब्रिटिश काउंसिल कलकत्ता की, ठीक है, द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल जो होती है इंडिया की, वो क्या करती है, कंडेम्ड कर देती है ट्रीटी को। ट्रीटी ऑफ सूरत जो 1775 की है उसको कंडेम्ड कर देती है, ठीक है, और कर्नल उपटन को भेजती है पुणे, ठीक है। कर्नल उपटन को पुणे भेजा जाता है, उनको कहा जाता है कि बोला कि ऐसा करिए कि आप इस ट्रीटी को ख़त्म करिए और ट्रीटी को ख़त्म करके के नया ट्रीटी साइन करवाइए जो होगा ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, 1776 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में साइन हुआ। इसके तहत क्या था कि रघुनाथ राव को पेंशन दीजिए, और ये जो ट्रीटी था ये पूरी तरीके से नाना फडणवीस और बाराभाई के साथ में था, उनकी तरफ था, रघुनाथ राव से इसका कोई लेना देना नहीं था। पहला वाला सूरत जो था तो रघुनाथ राव खुद गए थे, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी तो उनके फेवर में था, ये किनके फेवर में था, नाना फडणवीस के फेवर में था। इसमें रघुनाथ राव का कुछ भी फायदा नहीं था, उनको पेंशन दे दी गई, जैसे मुगल अंपायर्स को दिया जाता था वैसे इनको पेंशन देने की बात ये है, इनको पेंशन दे दिया जाए, आप जाइए, और जैसे नाना भाई फडणवीस जो है, क्या बोलते हैं, नाना फडणवीस जो है वो जैसे रन कर रहे हैं वैसे ही वो रन करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ थी कि इसके अंदर नाना फडणवीस और बाराभाई को ये कहा गया था कि आप जो है इस ट्रीटी के तहत किसी और यूरोपियन कंपनी के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ आप जो है कोई भी नया ट्रीटी साइन नहीं करिएगा, ठीक है, नया ट्रीटी साइन नहीं करिएगा। ये दो चीज़ें थी, ठीक है, आप कोई भी नया ट्रीटी साइन नहीं करिएगा, बदले में जो है हम सपोर्ट जो है उनको पेंशन दे देते हैं रघुनाथ राव को, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ट्रीटी वोटी साइन हो गई। तो अब ट्रीटी साइन हो जाने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन 1777 क्या होता है कि नाना फडणवीस जो है ट्रीटी को ही वायोलेट कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि फ्रेंच को एक पोर्ट दे देते हैं वेस्ट कोस्ट पर, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पर फ्रेंच को पोर्ट देते हैं। बट जबकि ऐसा था कि ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो था उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि आपको किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं करनी है। लेकिन नाना फडणवीस तो ऐसा नहीं करते। नाना फडणवीस क्या करते हैं कि एक पोर्ट दे देते हैं फ्रेंच को। अब इससे इंग्लिश रिटेलिएट करते हैं, ठीक है, वो सेंड पूरा का पूरा फोर्स सेंड कर देते हैं पुणे कि अब ये तो बड़ा गलत बात है यार, मतलब ट्रीटी का वायोलेशन हो गया, तब तो वॉर तो होना है, ठीक है। इंग्लिश और मराठा आर्मीज जो हैं एक दूसरे से मिलती हैं पुणे में, ठीक। अब यहाँ से वॉर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वॉर स्टार्ट ये होगा कि मराठा आर्मी, मराठा की तरफ से क्या है कि मराठा की तरफ से है महाजी शिंदे और उधर से इंग्लिश है, ठीक है। दोनों में अब यहाँ से लड़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। कोर्स ऑफ वॉर में
एक ब्रिलियंट जनरल रहते हैं मराठा की तरफ से जिनका नाम रहता है महाजी शिंदे। महाजी शिंदे जो क्या करते हैं कि इंग्लिश आर्मी को घाट्स में ले जाते हैं, माउंटेन पासेस जो वेस्टर्न घाट की तरफ जो है बड़े खतरनाक हैं उसके अंदर लेके चले जाते हैं। वहां जाकर के ताले गांव में उनको ट्रैप कर देते हैं इंग्लिश को, ठीक है, ट्रैप कर देते हैं चारों साइड से और उनका सप्लाई रोक देते हैं, ठीक है। उनका गोरिल्ला वार बहुत ही फेमस टैक्टिस है, ठीक है, मराठास का। तो ये उस तरीके से क्या करते हैं कि उनको घेर लेते हैं चारों तरफ से, उनका सप्लाई बंद कर देते हैं, खाना पीना सारा बंद कर देते हैं और एक पॉलिसी अपनाते हैं स्क्रॉच्ड अर्थ। ये क्या करते हैं कि जितने भी फार्मलैंड रहते हैं उसको जला देते हैं, वहाँ आसपास के जितने भी वेल्स रहते हैं उसमें पॉइजन डालते हैं। समझिएगा इसमें ऐसा क्यों करते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जब मान लीजिए अगर उनसे लड़ नहीं सकते ये, तो क्या होता है कि ब्रिटिश के पास तो नए ज़माने का मॉडर्न वेपन्स है, मॉडर्न कैनन्स है, तो मशीनरीज से लड़ नहीं सकते डायरेक्ट, तो लोग पीछे हटते हैं। लेकिन पीछे हटने के बाद क्या होता है कि तीनों तरफ से ऑलरेडी चारों तरफ से लोग पहले घेर लेते हैं और घेरने के बाद इनका सप्लाई कर देते हैं कट, खाने पीने की चीज़ को सब बंद कर दिया। अब जितने भी तालाब वगैरह हैं, वेल वगैरह हैं, उन सब में जहर डाल दिया। अब इससे क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, तालेगांव के बाद, तो क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे ये इंग्लिश हो गए वो विलेज वाडे गांव विलेज पहुंचते हैं और वहां से इनको निकलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद इनको सरेंडर करना पड़ता है इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश को सरेंडर करना पड़ता है। तो इंग्लिश जब सरेंडर करते हैं तो एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है और इसके अंदर बॉम्बे गवर्नमेंट को पूरा फोर्स किया जाता है कि जितनी भी अभी तक ट्रीटीज आपने मराठा से ली है 1775 के बाद से सब आपको वापस करनी पड़ेगी मराठास को, ठीक है। तो इस तरीके से मराठास जो है पूरी की पूरी वापस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या होता है कि ठीक है अब ट्रीटी हो गई तो मराठास तो चलो भाई मराठास तो खुश हो गए कि चलो अब ट्रीटी हो गई। लेकिन क्या होता है कि अब वॉरेन हास्टिंग जब आते हैं तो वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं पूरा का पूरा ट्रीटी ही, वाडेगांव का पूरा ट्रीटी रिजेक्टेड। अब वो एक रिजेक्ट करने के साथ बहुत बड़े फोर्स को भेजते हैं, सोल्जर्स को, कर्नल गोडार्ड को, ठीक है। वो अहमदाबाद कैप्चर कर लेते हैं फरवरी में 1779 में। उसके बाद बसेन कैप्चर हो जाता है दिसंबर में, ठीक है, 1780 में। एक और बंगाल का डिटैचमेंट आता है कैप्टन पॉफम, वो कैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को 1780 में। फिर फरवरी में 1781 में इंग्लिश की तरफ से एक और आते हैं जिसका नाम है कैमक, वो फाइनली डिफीट कर देते हैं सिंधिया को सिप्री में, ठीक है। अब क्या होता है कि सिप्री में डिफीट सिंधिया को होने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है उन दोनों के बीच में, ठीक है, ट्रीटी साइन होती है उन दोनों के बीच में। ये ट्रीटी होती है पेशवा और इंग्लिश के बीच में होती है, ठीक है, पेशवा और इंग्लिश के बीच में होती है। तो मेन प्रोविजन जो होते हैं इस ट्रीटी के तो देखिएगा समझिएगा, ठीक है। ट्रीटी होती है, ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सालवाई, ठीक है, जो ट्रीटी सिंधिया के डिफीट होने के बाद होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सालवाई, ठीक है। अब मेन प्रोविजन क्या है कि सैलसट जो है इंग्लिश के पास ही रहेगा, सैलसट आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी होल टेरिटरी कॉन्कर्ड किया गया है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, ठीक है, इंक्लूडिंग बसेन, वो सब मराठास को दे दी जाएगी, ठीक है। गुजरात के फतेह सिंह गायकवाड़ जो हैं वो उसी पोजीशन पे बने रहेंगे जो जिस पोजीशन पे पहले थे, ठीक है। देन आफ्टर क्या है कि इंग्लिश, अब इंग्लिश जो है कोई भी ऑफर शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर पोर्ट टू रघुनाथ राव। अब देखिएगा रघुनाथ राव को इंग्लिश कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का अलाउंस वगैरह कुछ नहीं देंगे। हैदर अली जो है रिटर्न कर देंगे ऑल द टेरिटरीज टेकन फ्रॉम इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ अरकोट। इंग्लिश जो है इंजॉय करेंगे प्रिविलेज, जैसे कि वो ट्रेड का प्रिविलेज पहले इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। पेशवा जो है कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी यूरोपियन, कोई भी अदर यूरोपियन नेशन को, ठीक है। फिर 7 की बात करते हैं तो पेशवा और इंग्लिश शुड अंडरटेक हैड देयर सेवरल अलाइज शुड रिमेन पीस एंड वन अदर। अब जो है एक दूसरे की अलाइज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप वो लोग अपनी अपनी एरियाज में अपनी टेरिटरीज में ही रहेंगे,
ठीक है। महादजी शिंदे इसके गारंटर बनेंगे, ठीक है। जो ट्रीटी हुई है उसके गारंटर कौन बनेंगे, महादजी शिंदे बनेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है और मराठास और उनके बीच में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इस तरीके से 20 साल तक दोनों में एकदम शांति रहती है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है, दोनों के दोनों एकदम शांत, मतलब वो अपने टेरिटरीज में, ये अपने टेरिटरीज में, ठीक है। अब इस तरीके से जो हुआ टर्म्स ऑफ ट्रीटी जो हुए, तो अब क्या होता है कि अब इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली क्या है कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं यहाँ से कि 20 साल तक कुछ भी नहीं होता। 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल जो फर्स्ट ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ये शांति बना के रखती है। लेकिन इसके बाद फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वॉर तक ही देखेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और क्या क्या रीजंस रहे मराठास के हारने के। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मराठास जो एक्सपैंड कर दिए थे लाहौर तक, लेकिन फिर से ये वापस अपनी जगह में ही आ रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी रघुनाथ राव जो है पेशवा की सीट लेने, गद्दी लेने के लिए ब्रिटिश से मिल गए। तो इस तरीके से फिर नाना फडणवीस ने क्या किया कि ट्रीटी को तोड़ दिया, ठीक है। पुरंदर की ट्रीटी को तोड़ दिया, ब्रिटिश से लड़ाई हो गई। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मराठास के अंदर ही अभी कुछ कुछ इंटरेस्टिंगली चल रहा है, जिससे मराठास जो है खुद ही आपस में इन्वॉल्व हैं। उनका जो सपना था पूरा का पूरा नॉर्थ पे कब्जा करने का, नॉर्थ से रूल करने का, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा पीछे हट रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।